फिर से आई कैप, वही पेपर। चलिए जी, FAR 1 है, मुझे भी खुद ही याद नहीं कौन कौन से पेपर हुए हैं अभी तक। चलिए जी, मैंने चंद एक क्वेश्चंस करने हैं, अभी एक पेपर भी आ रहा है, अभी आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ। आप में से किस किस की अटेम्प्ट इस पेपर में लग गई है? सारे ही हैं, वाकई लग गई है? और किस किस की ये पहली अटेम्प्ट है? चलिए, जिनकी पहली अटेम्प्ट है वो ज़रा मुकाम इबरत देखें क्या होता है क्या नहीं होता। जिनकी लग गई है अटेम्प्ट, उस पर थोड़ी कुछ रीजनिंग्स की बात करते हैं कि क्यों लगी है, व्हाट आर द रीजंस। बिकॉज FAR 1 का पेपर अगर अभी भी देखा जाए तो नंबर 1 पे आया है अल्हम्दुलिल्लाह से, 27% रिज़ल्ट है। तो वाहिद चीज़ जो हमारे मुल्क में कंसिस्टेंट है ना, वो है FAR 1 का फेलियर। कंसिस्टेंटली हम 27% के ऊपर ही फेल कर रहे हैं। इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसकी रीजनिंग क्या है, ज़रा हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे पेपर पास करना क्या सिरे से वाकई बहुत मुश्किल है, जिससे समझा जाता है, सारा कुछ देखते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको PRC AFC एग्जाम्ड हो और इसकी ITA एग्जाम्ड हो? हमें कैसा बच्चा है जिसकी ITA एग्जाम्ड हो? ITA एग्जाम्ड वाला एक ही है। कितने पेपर फेल हुआ अभी R1 का? सर एक क्वेश्चन आता था APS का, वो मैंने कर दिया। 7 के 17? 7 सर, अल्लाह बरकत दे। मज़ीद 7 नंबर कितने में से? 100 में से। EPS का एक सवाल किया था, वाकई 7 आए हैं, मुझे ज़रा ऑब्जॉर्व करने दें। तो क्यों पेपर देने गए थे? सर मुझे लगा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा हो जाएगा। आपको जब उस वक्त भी कंफर्म पता था कि फ़ेल है तो पेपर क्यों देने गए थे आप? तो CIE आता था मुझे सर, लेकिन वो जो क्वेश्चन देखा तो पजल हो गया, तो मैं ये चले, पेपर डाउनलोड है डेस्कटॉप पे? सात नंबर और मुझे वैसे काफ़ी एक खुशगवार हैरत हुई है, 7 नंबर भी आते हैं। एनीवेज, मतलब आपका एक PRC में ITA एग्जाम्ड, ऊपर से नंबर 7, तो अच्छा है। और आपके कितने मार्क्स आए थे? 39। आपके? ITA एग्जाम्ड है तो पेपर कभी नहीं दिया कि दिया? पेपर R1 का पेपर नहीं दिया? कितने आए हैं अभी तक? फर्स्ट टाइम ही? ये सेकेंड अटैम्प्ट है? 41, 40, 26 फर्स्ट अटैम्प्ट है। लग गया पता यार, दोनों के मिला के 50 नहीं हुए? 18। चले और जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपकी PRC तो नहीं एग्जाम्प्ट? ITA तो नहीं एग्जाम्प्ट थी आपकी? ITA तो नहीं एग्जाम्प्ट हुई? अकाउंटिंग पढ़ी हुई ना, बेसिक अकाउंटिंग? ठीक है, दिए थे, पास किए हुए, फिर ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखें, आपके सामने पेपर भी अभी आया है। R1 का पेपर इतना मुश्किल नहीं है जितना पेपर इसको मुश्किल बना दिया गया है, और जो इसके रीज़न्स हैं फेलियर के, आप देखिए ऑन एवरेज 40 नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। और अगर हम इसके बात करें स्टैट्स की, तो अभी रिसेंटली जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह से है कि FAR 1 में तकरीबन 9,961 बच्चे अपेयर हुए, 10,000 के करीब, और 27% के करीब बच्चा पास हुआ है। राउंड ऑफ कर लें तो 28% बच्चा पास हुआ है। जरा निकालें हम 9,961 का 27.7%, कितने बच्चे पास होते हैं? नाइन 961, इसका ले 27%, कितना आता है? कितना? ये वो बच्चे हैं
जिनका इस वक्त R1 का पेपर पास हुआ है। बाकी तकरीबन 6000 के करीब बच्चा ऐसा है, मोर देन 6000 जिसका पेपर जो है ये क्या हुआ है, फेल हुआ है। अब फेलियर की रीज़न्स इसकी बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी आप सबको मैंने क्वेश्चन पेपर दिया R1 का, बिकॉज मेजॉरिटी हमारे पास बच्चे वो हैं जो पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं, उनको अंदाज़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पेपर रिसेंट आया है R1 का, और इसमें रिज़ल्ट के बाद से लेके अभी तक जितने बच्चों से मिला हूँ, जिन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही हमारा पेपर क्यों फेल हुआ और क्या था और क्या नहीं था, आई कैप का सलूशन आने के बाद क्या आप लोगों ने इसके एग्ज़ामिनर सलूशन देखा? किसी ने भी जो फेल होके आए हैं सलूशन देखा अभी तक? अगर आप सलूशन देखेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कि आपका रीज़न ऑफ फेलियर इस पेपर में क्या है। इस अटेम्प्ट में तकरीबन 20 नंबर तक का थ्योरेटिकल पेपर आया था, और जो बच्चा भी फेल हो के आया है, अगर उससे पूछा है कि भाई थियरी का पेपर कैसे किए, उसको क्वेश्चन आता नहीं आता था। अभी आपके पास पेपर होगा, आप ज़रा सिंपल सी बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आप देखेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रीज़न ऑफ फेलियर में सबसे बड़ा हाथ जो है वो किसने प्ले किया है इस अटैम्प्ट में। इससे प्रीवियस अटैम्प्ट में भी, बिकॉज ये पेपर एक ज़माने में ओपन बुक पेपर था, बच्चों को स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलाउ होते थे, वो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें से देख के कॉपी करके सॉल्व कर लिया करते थे। जब का ये ओपन बुक पेपर बंद हुआ है, उसके बाद ये पहली अटैम्प्ट थी ओपन बुक पेपर ना होने की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जिससे भी मिला हूँ उससे नहीं हुए। आप लोग अगर फेल हुए हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर ठीक किया था, तो पढ़ के बताएं समझ आई थी। 3 का पार्ट भी समझ आया था। इवन जितने भी बच्चे मिले हूँ सारे कहते थे जी हमारे MCQs बहुत बेहतर हुए हैं, हमने MCQs में ये किया, हमने MCQs में वो किया। जब आई कैप साथ बैठ के उनके MCQs टैली करने की कोशिश किए हैं तो मैक्सिमम 3 MCQs ही ठीक हुए हैं, किसी के 4 MCQs भी ठीक नहीं हुए। और MCQs ये वो थे जो हाईली लॉजिकल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो आपके स्टडी टेक्स्ट में से इन्वॉल्व थे, जो बच्चे नहीं कर पाए। अगर आप लोगों के पास सजेस्टेड सोल्यूशन नहीं है तो आप मेरे से ले लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। बट ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने पिछले 1-1.5 हफ्ते में, एक ही हफ्ता भी हुआ है, बच्चों से डिस्कस कर के देखी। मतलब पेपर किया, 4 अटैम्प्टें हो गई हैं, 3 अटैम्प्टें हो गई हैं, पेपर पास नहीं हो रहा, रीज़न समझ नहीं आ रही। तो रीज़न्स को आइडेंटिफाई करने की हमने कभी भी कोशिश की ही नहीं है। अभी मेजॉरिटी बच्चे जो मुझे मिले हैं R1 की, उनकी तीसरी अटैम्प्ट है ऑन एवरेज। एज़ ऑफ नाउ जो फेलियर में बैठे हुए हैं उनकी R1 की तीसरी अटैम्प्ट है, और तीसरी अटैम्प्ट में भी अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए उनको नहीं आते। 1.5 साल हो गया और अभी तक बच्चे जो हैं टॉपिक्स ही प्रिपेयर फुली करके नहीं बैठे होते। जैसे NPO आपको आता था, IAS सेट आता था, गवर्नमेंट ग्रांट आता था, कितने पे कौन सी अटैम्प्ट, दूसरी की तीसरी? मतलब 1 साल होने वाला है, उससे पहले ही पढ़ा होगा, नहीं आता था। कौन सा चैप्टर नहीं आता था आपको R1 में? आखिरी 2 3, अभी 2 में 3 पे 4 भी हो जाएंगे। कैश फ्लो भी नहीं आता था, NPO भी नहीं आता था, फ्रेमवर्क भी नहीं आता था। और अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से सवाल आया MCQs 4 नंबर का, कौन सा टॉपिक नहीं आता था? NPO कैश फ्लो, कौन सा टॉपिक नहीं आता था? और अब कौन सा टॉपिक नहीं आता था? वॉल्यूम 2 है नहीं R1 में। मैं भी आपको फैक्चुअली बताता हूँ कि ये जो R1 का पेपर है ना, ये आई कैप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में से लिया है। MCQs तक उसने अपने स्टडी टेक्स्ट में से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, बच्चे उसकी किताब देखते ही नहीं है। तो वॉल्यूम 2 वीक था। वॉल्यूम 2 में चैप्टर कौन कौन से थे? NPO, कैश फ्लो और IAS 8 और चेंज इन इक्विटी और रेशोस थी। अब ये वो एरिया इस दफ़ा देखा जाए, पहला सवाल NPO, सेक्शन 2 का पहला सवाल 20 नंबर का IAS 8, रेशो 7 नंबर की, तो मतलब 40 के करीब नंबर जो हैं इसी एरिया में से आ रहे हैं। और ये सिर्फ आप लोग नहीं हैं,
मैंने जितने बच्चों से मिला हूँ, जिनसे पूछ रहा हूँ, 3-3 अटैम्प्टें लग गई हैं, 2-2 अटैम्प्टें लग रही हैं। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इन्होंने कभी डिस्कस किए ही नहीं है, वीक पे वीक चल रही हैं और पेपर पास नहीं हो रहा। और फिर आते हैं पूछते हैं कि पेपर क्यों फ़ेल हो गया, रीज़न्स क्या है, किस तरह से है, हमें समझ नहीं आ रही, बताएं। एक चीज़ तो फैक्चुअली है कि अगर आपको इतना अरसा भी करने के बावजूद पेपर आ ही नहीं रहा, आपके टॉपिक्स ही तैयार नहीं हो रहे, आप कैसे अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि आपका पेपर पास हो जाएगा, बताएं। जब आपको पता है कि आपको 1 अटैम्प्ट लग गई हैं, 2 अटैम्प्ट लग गई है, स्टिल एक ऐसा एरिया है, चैप्टर है जो आपको आ ही नहीं रहा, तो कैसे पेपर पास होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न जो अभी तक आइडेंटिफाई हुई है, वो है सिलेक्टिव स्टडी R1 में। R1 के पेपर में आपके 11 चैप्टर हैं और वो हर चैप्टर में से हर टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं। हर चैप्टर में से हर टॉपिक जो है एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर रहा है पेपर में। आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते, या आपको बहुत जल्दी क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई चैप्टर वगैरह छोड़ देंगे, आपका पेपर पास नहीं होगा। दिस इज़ द मेन रीज़न जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, अभी तक आइडेंटिफाई की है। जैसे इस पेपर में आपने कोई भी अगर एरिया छोड़ा है ना, कोई भी टॉपिक छोड़ा है, आप क्लियरली पेपर पास नहीं कर सकते। या तो आप MCQ से मार्क्स लूज़ करेंगे या लॉन्ग में मार्क्स लूज़ करेंगे। स्पेशली जो इस दफ़ा के लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो पास्ट पेपर से हट के आए हुए थे। आपको इस तरह के लॉन्ग कभी भी पास्ट पेपर्स में नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ रीज़न्स इस पेपर में जो बच्चों से मिलके जो है आइडेंटिफाई हुई थी, क्या है और किस तरह से है। दिस इज़ द मेन रीज़न जो R1 के फेलियर की है। अभी जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, आपको R1 के बारे में क्या बताया गया है? कैसा पेपर है ये? कैसा पेपर R1 बताया होगा ना, डराने के लिए, या जी आसान पेपर है, ये करो तो पास हो जाएगा, वो करो तो। रेशो कम है। और किसी फर्स्ट अटैम्प्ट है? आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्या इस पेपर के बारे में मशहूर है? बहुत मुश्किल से पास होता है। और वैसे इस दफ़ा मज़े की बात बताता हूँ, एक बच्चा जब PRC करके आता है, सबसे पहले कौन सा पेपर? इस अटैम्प्ट में जबकि नई स्कीम आई है, कभी 40% रिजल्ट नहीं आया। ये हाईएस्ट रिजल्ट है 27%। अभी तक R1 का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट 27.7% ही आया। और स्प्रिंग 22 में आई थी, 22 की 2 अटैम्प्टें, 23 की 2 और 24 की 1। पिछली 5 अटैम्प्टों में सबसे अच्छा रिजल्ट 27.7% ही R1 का। एक बच्चा PRC से आता है उठ के, सबसे पहले 3 पेपर पकड़ता है, FAR1, टैक्स और बी लॉ। इस दफ़ा आप ICAP का स्टैट देखें, नंबर 1 पे कौन सा पेपर आया है? FAR1 है। नंबर 2 पे कौन सा पेपर आया है? बिज़नेस लॉ है। नंबर 3 पेपर कौन सा आया है? टैक्स। मतलब वो पेपर्स जो बच्चा PRC करके आता है, जो सबसे पहले पकड़ता है आके, उन्हीं पेपर में सबसे गंदा रिज़ल्ट आया। सबसे गंदा रिज़ल्ट इस दफ़ा इन 3 पेपर्स ने प्रोड्यूस किया, लॉ, टैक्स और FAR1। और जो इसके कंपैरिजन में मुश्किल पेपर समझे जाते हैं, आप जरा इनका रिज़ल्ट देखें, FAR2 इज़ मच डिफ़िकल्ट दैन FAR1। यू कैन से डैट कि यहाँ पे आप बेसिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे मुश्किल सवाल है। कंसोलिडेशन, लीज, डेफर टैक्स, इंटेंजिबल्स, मुश्किल पेपर है। कंसेप्चुअली, प्रैक्टिकली, लिखने में, टाइम मैनेजमेंट में R1 से 10 में ज़्यादा मुश्किल पेपर है R2। कितना रिजल्ट है पासिंग? डबल, R1 से डबल आया। CMA का पेपर R1 से इस दफ़ा मुश्किल आया था। कितना रिज़ल्ट है? 40%। MFA का रिज़ल्ट कितना है? 53% है। कंपनी लॉ कितना? 47। इवन आखिरी पेपर है ऑडिट का, इसका कितना रिज़ल्ट है? 35% है। तो इसका देखा जाए, वो जो मेच्योर पेपर्स हैं ना हमारे, जो बड़े मुश्किल पेपर समझे जाते हैं, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया ICAP में। और जो बच्चा एक आता है एक मिथ्स के साथ, जी PRC करके आए हो, 4 पेपर क्लियर किए हैं, 5 पेपर क्लियर किए हैं, आसान है, हो जाएगा, देखी जाएगी, उनमें हालत जो है वो अच्छी खासी बुरी है। आप कंपैरिजन करें R1 का R2 से, वॉल्यूम वाइज, कंटेंट वाइज, डिफ़िकल्टी वाइज, कंसेप्ट वाइज, एरिया वाइज R2 मुश्किल है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है 46% पर स्टैंड कर रहा है और R1 27% के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसकी रीज़न्स क्या है वो ज़रा हमने यहाँ पे देखनी है। फिर चलेंगे कैसे पास कैसे करेंगे। अभी तो आपको डीमोटिवेट करूँगा, फिर मैं आपको मोटिवेट भी कर लूँगा, पास हो सकता है।
आप लोगों ने मैट्रिक किया होगा, इंटर भी किया होगा। इंटर का रिजल्ट कितने परसेंट आता है, किसी को पता है? परसेंट टोटल ओवरऑल 22% आते हैं, 25% आते हैं। 8वीं का रिज़ल्ट 14% आते हैं ओवरऑल। जब 8वीं का पेपर होता है पाकिस्तान पंजाब में गालिबन 16-17% बच्चे ही 8वीं का एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। अगर आप मैट्रिक का रिज़ल्ट देखें या इंटर का देखें या 8वीं का देखें ना, उससे कंपेयर करें सीए के रिज़ल्ट को, ये उससे दफ़ा बेहतर आया है। 8वीं का बच्चा भी जो है ना वो तकरीबन 80% बच्चे फ़ेल होते हैं और R2 में बच्चा पास है। 53.54% रिज़ल्ट अगर किसी पेपर में आया है, आप खुद सोचो, एग्जामिनर ने कहा अस्सलाम वालेकुम पास, जिसने सलाम भी किया उसने पेपर में पास किया। यहाँ तक इस दफ़ा उन्होंने बच्चे को पास करना की इंटेंट शो की है, बट बच्चा ही जो है वो पढ़ के नहीं जाता। इसकी रीज़न्स जो है वो हमने क्या करनी है, देखनी है। देखिए पेपर जो है R1 का पास करना पॉसिबल है और पेपर हो भी जाता। एक क्या R1 क्या 2-3 पेपर जो हैं वो पास हो सकते हैं। अभी ज़रा मैं आपसे एनालिसिस शेयर करता हूँ इस रिज़ल्ट के। ये वाले जो हैं आपके पास, ये इस अटैम्प्ट के रिज़ल्ट हैं, ये आपके पास लास्ट अटैम्प्ट के रिज़ल्ट हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं और क्या है। जैसे इन बच्चों ने जो कैफ क्वालिफाई हुआ इस अटैम्प्ट में वो कितने हैं, 1734 हैं। लास्ट टाइम में कितने थे, 1761। वो अभी भी बेरोज़गार हैं, उनको फॉर्म नहीं मिली, ये भी नए बेरोज़गार मार्केट में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा स्टैट, आप लोग कहते हैं कि जी बच्चे पास हो रहे हैं, हम फेल क्यों हो रहे हैं, व्हाट एवर द रीज़न्स। लास्ट अटैम्प्ट में 117 बच्चों ने 4 पेपर पास किए थे। इस दफ़ा 154 बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं। इसमें से 16 बच्चे तो मैं खुद जानता हूँ। इन 154 में से 16 बच्चे तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनका पूरा पूरा ग्रुप ए पास हुए, जिसमें से एक राबिया बच्ची है, उसने यू कैन से डैट, पता नहीं वो जिन की बच्ची है क्या है, उसने यूँ पेपर पास किए हैं, समझ ही नहीं आ रहे। मतलब पीआरसी उसका नहीं हुआ था, 3 पेपर दिए हैं, 2 पेपर रह गए हैं, 2 पेपर उसने दिसंबर में निकालने हैं। पीआरसी उसका दिसंबर में हो रहा है, 4 पेपर पास कर गया, समझ ही नहीं आ रही कैसे। एक बच्चा जिसका पीआरसी दिसंबर में हो रहा है, मार्च में पेपर हैं, पूरी दुनिया 2 पेपर दे रही है और 2 में से भी एक छोड़ के एक पास होते हैं, वो 4 पेपर पास करके बैठी है। कितने बच्चे, 154, रिज़ल्ट इंक्रीज़ हुआ। फिर जिन बच्चों के 3 पेपर पास हुए वो ऑटम 23 में कितने थे, 1277। इस दफ़ा कितने हुए हैं, 1631, तकरीबन 325 बच्चे का इसमें इजाफा हुआ। फिर जिन बच्चों के 2 पेपर पास हुए हैं उनकी रेशो कम हुई है। लास्ट टाइम 2881 थे, इस दफ़ा कितने हुए हैं, 2843, 40 बच्चा कम हुआ है। और जिनका 1 पेपर पास हुआ है वो कितने हैं, 5633 से 600 बच्चा जो है तकरीबन कम हुआ है। इसका मतलब देखा जाए तो स्टैट हमें शो कर रहे हैं कि जो बच्चा 1 पेपर दे रहा है, 2 पेपर दे रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन 3 या 4 वाले जो रेशोज़ है वो इंक्रीज़ हुई है और ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है। अगर आप देखें 1277 से 1631 के ऊपर जाना, ये बहुत बड़ी रेशो है। नया 300-350 बच्चा पास हुआ, 4 पेपर इतने बच्चों के पास हुए। अगर आप कहें जी 4 पेपर पास करना पॉसिबल नहीं है तो ये 154 कैसे हुआ। फिर ये 10 बच्चे होते, मैं कहता जी इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं हो सकती। ये बड़े ज़हीन बच्चे होंगे, बड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे, टॉपर्स होंगे, मानता, बट 154 टॉपर्स नहीं हो सकते। 3 पेपर पास नहीं होते जी, हमने भी 3 दिए, तीनों ही फ़र्क है ना, तीनों पेपर फेल हो गए हैं। मैं मान लेता अगर 200 बच्चा होता, 300 बच्चा होता, 1631 बच्चा ऐसा है जिसके 3 पेपर पास होंगे, थोड़ी रेशो तो नहीं है। इसका मतलब 1600 बच्चा अगर पास कर रहा है तो पहली बात तो अप्रोच ये डूएबल है, ये प्रैक्टिकली डूएबल अप्रोच है। बस हमें अपना पढ़ने का तरीक़ेकार जो है वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी वह सवाल है कितने पेपर देनी है आप इस दफ़ा, 3 दूंगी कि अभी फ़ैसला किया है, 3 कितने, 3 2800 वाले, ओके। कोई 4 वाला नहीं है, कोई नहीं 4 वाला जज्बाती, अगर होता भी तो उसका पेपर मैं छुड़वाता चौथा। ये वाली अटैम्प्ट आपने बड़ी प्लान्ड वे में लेके चलनी है। इस अटैम्प्ट में जितनी छुट्टियां, जितने मसले, जितने उर्स आने हैं ना, साने 9 में वाले, जितनी छुट्टियां निकलनी हैं आप लोगों की, आपको ये प्लान अटैम्प्ट सिर्फ 3 पेपर के लेके चलनी है। और 3 पेपर कौन कौन से हैं, 2 अकाउंटिंग ना दीजिएगा, 2 अकाउंटिंग वाली गलती कभी भी ना कीजिएगा, एक साथ देने वाली नहीं होनी।
नहीं होने। मैं आपको फैक्चुअली बता सकता हूँ, आप एक पेपर अगस्त में जाकर ड्रॉप करेंगे। रिटर्न में आपको आज की तारीख पर लिख दे दूँगा, अगर आप 2 अकाउंटिंग साल पकड़ के बैठे हुए हैं, आप अगस्त में या तो रो रहे होंगे या ड्रॉप कर रहे होंगे या पेपर ऐसा दे के आएंगे कि दोबारा वो पेपर पढ़ रहे होंगे। 2 अकाउंटिंग नहीं होनी एक साथ, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। तो ये कुछ रिज़ल्ट के स्टैट्स हैं। अगर आप देखा जाए तो इस अटैम्प्ट का रिज़ल्ट बुरा नहीं आया। इस अटैम्प्ट का रिज़ल्ट ऑटम 23 की अटैम्प्ट से अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं उसमें देख लें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पेपर पास किए हैं वो देख लें, तो रिज़ल्ट भी अच्छे आई कैप के आ रहे हैं, ट्रेंड्स भी अच्छे चल रहे हैं। फिर पेपर हमारा क्यों फेल हुआ उसकी रीज़न्स देखते हैं और क्या हम लेके चलेंगे उसको सारा हम यहाँ पे देखते हैं। मैं स्ट्रेट चलता हूँ सीधा टॉपिक्स के ऊपर कि हमारे R1 का टॉपिक क्या है, उसके ऊपर क्या है, किस तरह से है, उसके ऊपर बात करते हुए मैंने सिर्फ सिंपल डिस्कस करना है आपसे एग्जामिनर कमेंट्स को। देखिए, आपने पेपर पास करना है, आप लोगों के पास मल्टीपल बुक्स होंगे, मल्टीपल हैंडआउट्स होंगे। पेपर पास करने के लिए आपको जो सिंपल चीज़ें चाहिए ना, जो हमने छोटो सेशन बुक्स फॉलो करनी है, जो लेके चलनी है, हाँ वो क्या है। सबसे पहले तो आपको नोट्स जो है वो मिलते रहेंगे क्लास में, आपने नोट्स लेके चलने हैं। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज़ आप जितना आई कैप का स्टडी टेक्स्ट रीड करेंगे, जितना आप स्टडी टेक्स्ट से करेंगे, उतना ही क्या होगा आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका पेपर ये ओपन बुक पेपर नहीं है। आई कैप ने पेपर जो है टेस्ट करना है, जो बनाना है, उसने जो बेंचमार्क फॉलो करना है, सिलेबस उसने गिवन किया हुआ है। उस सिलेबस की प्रैक्टिस हो गई, उस सिलेबस की जो टेस्टिंग होगी उसने वो भी गिवन की है, वो भी उसका क्या है, स्टडी टेक्स्ट है। अभी आपके पास ये पेपर इससे अटैम्प्ट का आया है, आप इस पेपर को पकड़ें, इससे MCQs देखें और एक दफ़ा जाके आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट देखें। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट आपने अगर रीड किया है तो उसमें से पेपर उसने लाजमी पूछा है। तो रीडिंग जो है ना, आप अकाउंटिंग चाहे R1 पढ़ रहे हैं, चाहे आप CM में पढ़ रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग की किताब की रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं। आपके इस दफ़ा के MCQs वहाँ से निकले हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ निकले। आपका जो पहला सवाल आया है NPO का, एग्जाम्पल्स है वहाँ से उसने उठा के कॉपी पेस्ट करके दी हुई है आपको। तो वो सवाल अपने स्टडी टेक्स्ट से पूछते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए, उस पर शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, हर एक कंसेप्ट के साथ, हर एक लॉजिक के साथ उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए। अगर आप उन्हें करेंगे, इवन आप सेल्फ बेसिस पे भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप उस किताब को फॉलो कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाती है। तो स्टडी टेक्स्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास वो होना चाहिए। उसके अलावा कोई सेकेंड या थर्ड आपको आफ्टर मार्केट किताब की ज़रूरत है ही नहीं। मैं फैक्चुअली बताता हूँ, अभी सिलेबस की बात करेंगे जाके। जो किताबें हैं हमारे पास, इसमें जो पास्ट पेपर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं और थोक के हिसाब से इन्वॉल्व हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लर्निंग आउटकम से मैच ही नहीं करते, पुराने हैं। आई कैप का सिलेबस चेंज्ड है, आई कैप का टेस्टिंग लेवल चेंज्ड है। उसने जो सवाल दिए हुए हैं वो उसने अपने टेस्टिंग लेवल के मुताबिक दिए हुए हैं। अब कुछ ऐसी किताबें हैं जहाँ पे बहुत एडवांस क्वेश्चन जो सिलेबस से मैच नहीं करते। जैसे एक सवाल है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का डैफोडिल्स लिमिटेड, आप किसी पास पेपर में करेंगे, वो 20 नंबर का सवाल है, उसमें IAS 8 की एडजस्टमेंट, दिस एडजस्टमेंट सारी कुछ गिवन की गई है। आई कैप ने उसी क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 चैप्टर्स में लिख के दिया हुआ है अपनी बुक में, और उसने बता दिया कि जो वहाँ पे सवाल था वो उस ज़माने में 2017 FAR 2 का क्वेश्चन था, वो 20 नंबर का था। लेकिन मेरे टॉपिक में टेस्टिंग लेवल मैक्सिमम 8 नंबर का, तो उसने 8 नंबर का करके दिया है। जैसे स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है बोरिंग कॉस्ट में, वो आपके टेस्टिंग लेवल से मैच ही नहीं करता, बोरिंग कॉस्ट मैक्सिमम 8 नंबर की आती है। तो इसलिए आई कैप का स्टडी टेक्स्ट लाजमी है, बिकॉज आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि ये सवाल जो है मैक्सिमम इतने मार्क्स का ही आ सकता है। जैसे बोरिंग कॉस्ट मैक्सिमम 8 नंबर की आनी है, अगर आप 8 नंबर तक के सवाल करेंगे तो बेहतर है। आप अगर एक सवाल कर रहे हैं 20 नंबर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 18 का कर रहे हैं, 15 का कर रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपने लिटरली टाइम वेस्ट किया अपना, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि एक टॉपिक से मैक्सिमम मार्क्स टेस्ट कितने होने हैं।
तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको आई कैप की किताब पढ़ने का, बिकॉज उसमें पता होता है कि इस टॉपिक में से टेस्टिंग मार्क्स इतने आने हैं, उसने उसकी प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चन, उसकी टेस्टिंग सारी की सारी उसी टेस्टिंग लेवल की दी होती है जो आसान है। आपको फैक्चुअली बताता हूँ, आपके पास अगर पुरानी बुक्स पढ़ी भी हों, आप उनका कभी टॉपिक पढ़िएगा, उसी टॉपिक को जाके आप आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से पढ़िएगा। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में उस टॉपिक को पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस करना आसान है। उसने आसान वे में डिस्कस किया है और उसकी बड़ी अच्छी बात यह है कि वो ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ कर रहा होता है। अगर एक टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल ईपीएस है, ईपीएस के टॉपिक में 34 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो रहा है, एक स्टेप ऊपर फिर एक स्टेप ऊपर क्या कर रहा है, वो ग्रेजुअली अपने क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो डैट्स वाइज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, स्टडी टेक्स्ट। आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए, आप उसकी एग्जाम्पल सिर्फ कर जाएँ, उसी के सवाल कर देना प्रैक्टिस, आपका पूरा पेपर आपको वहाँ से मिल रहा होता है। जैसे ये सवाल जो आपका आया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाला, पेपर में गिवन है, चांद पेंट लिमिटेड वाला सवाल है, वहाँ पे गिवन है, प्रॉपर उसने बताया है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टडी टेक्स्ट का कि जो एग्जामिनर सॉल्यूशंस हैं वो इसी पैटर्न के मुताबिक होते हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं जी हमने इस बुक से पढ़ा, इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये है, आई कैप का ये आ गया, समझ नहीं आ रही। ऐसे होता कि नहीं होता? जब आप मुख्तलिफ बुक से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशंस का फॉर्मेट कुछ और होता है, आई कैप में कुछ और होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसके सॉल्यूशंस, इसका मेथड स्टैंडर्डाइज्ड है। आपके जो रिसेंट अटेम्प्ट के सॉल्यूशन भी आए हैं वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक आए हैं, तो आपकी रिटन प्रैक्टिस फॉर्मेट की भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो आइडियल बुक R1 के लिए आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं चाहिए। इसमें पास्ट पेपर्स भी हैं, इसने उस पास्ट पेपर को एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, इसमें रीसेंट अटैम्प्ट के पास्ट पेपर्स भी हैं, इसमें फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो हर एक चीज़, मतलब पास्ट पेपर, एडिशनल पास्ट पेपर, रीसेंट क्वेश्चन, सॉर्टेड एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स, MCQs, हर एक चीज़ इसी किताब में गिवन है। तो अगर आप यही किताब करें, आपको इसके अलावा और कोई किताब की ज़रूरत नहीं होगी और सफिशेंट क्वेश्चन मौजूद हैं। लाइक यू कैन से डैट अभी ये जो अटैम्प्ट आई है हमारी स्प्रिंग 24 की और ऑटम 23 के, सिर्फ ये सवाल उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी ऑटम स्प्रिंग 23 तक के सारे सवाल जो हैं आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, अपडेटेड सोल्यूशन है, सॉर्टेड सोल्यूशन है कि जी ये हमारा पैटर्न है और एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक उसने लिखे हैं वो सोल्यूशन। तो बेस्ट किताब जो फॉलो करनी है वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। आप उससे एक चैप्टर भी प्रॉपर कर जाएँ ना, और आप जाके जब उसको टेस्ट दें, जब आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप उसको आई कैप से कंपेयर करें, आपको चलता है पता यार मैंने वाकई आई कैप के मुताबिक कोई चीज़ की है। जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चा आया, उसका पेपर फेल था R1 का, वो एग्जामिनर सोल्यूशन खुद ही लेके आया, पहला सवाल खोला खुद ही उसने EPS का, कहता ये सोल्यूशन ऐसे होना था। मैंने कहा जी, कहता मैंने पूरी ज़िंदगी भी EPS के इतने सवाल प्रैक्टिस किए हैं और मैंने ये नहीं देखा कि EPS का सवाल इस तरह सॉल्व होता है, फेस पे ये वैल्यू लिखनी है, वर्किंग यहाँ पे करनी है, मुझे पता ही नहीं था। और वो जिस बुक का रेफरेंस लेके आया था वो ठीक था, उस बुक में वाकई वर्किंग पहले थी, एंड पे सोल्यूशन लिखा हुआ था, बट ऐसे नहीं होता, नोट बनाना था। और वो सर पकड़ के बैठ गया कि मुझे तो मार्क्स ही नहीं मिले होंगे, मार्क्स वाकई नहीं मिले होंगे। ये फैक्चुअली है कि आपने देखना है। ये एक और बच्चा आया थी, उसने कहा जी SSA का सवाल निकाल के बैठा, मैंने ऐसे किया है, वो एक किताब भी लेके आया था, देखें इसमें भी इस तरह कोई मिलता जुलता सवाल है, ऐसे किया हुआ है। तो आई कैप का सोल्यूशन देखा, उससे मैच ही नहीं करता था। वर्किंग्स कहाँ पे करनी है, रेफरेंसेस कहाँ पे देने हैं, फॉर्मेट कैसे बनाना है, फिगर्स कैसे लिखनी है, अमाउंट्स कहाँ पे लिखनी है, कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। आप उसके मुताबिक सोल्यूशन करेंगे, उसके मुताबिक फॉर्मेट सीखेंगे, वो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। अपडेटेड है, उसमें रीसेंट अमेंडमेंट्स तक ऐड की गई हैं। तो सबसे अपडेटेड किताब जो R1 के लिए कौन सी है, आई कैप की। इसके अलावा कोई किताब नहीं चाहिए। जितने इसमें सवाल गिवन है, अगर यही सारे कर जो मोर देन सफिशेंट है। इवन सारे सवाल भी नहीं करने प्रैक्टिस आपने। जैसे NPO के तकरीबन 60+ क्वेश्चन हैं अब इसकी किताब में प्रैक्टिस के लिए, और उसी में से उसने पेपर पूछा हुआ है। इस दफ़ा शायद लॉन्ग आ जाए। EPS के तकरीबन 40 सवाल हैं, SOCI के तकरीबन 33-34 सवाल हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी ज़्यादा बीच में दिए और सॉर्टेड है। उसके मुताबिक जो इसका टेस्टिंग पैटर्न है, तो आपका पेपर पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, स्टडी टेक्स्ट। तो आप लोगों के पास सिर्फ वो होना चाहिए, और सॉफ्ट में नहीं बल्कि हार्ड बाउंड में होना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर लिखें
उसको हाईलाइट करें, उसको सारा कुछ नोट करें, सारी अमेंडमेंट्स वहाँ पे करें, उसके मुताबिक सवाल कर रहे होंगे तो आपका चीज़ें जो हैं पास होगी। उसके अलावा लेक्चर्स वगैरह उसके अलावा हमारी एक पास पेपर की बुक्स है, अगर मुझे लगा जिसमें एग्जामिनर कमेंट्स R1 के हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर ना लगा तो मैं आपसे एक एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह जो हैं वो सॉफ्ट में शेयर कर दिया करूँगा, बट प्रैक्टिस मैंने आपको ICAP के स्टडी टेक्स्ट से करवानी है। मैं खुद बता देता हूँ, ये जो पास पेपर की बुक्स है ये आखिरी अमेंड हुई थी स्प्रिंग 23 में। इसके सॉल्यूशंस जो हैं एडवांस लेवल, एडवांस फॉर्मेट पे सॉल्व हैं, जो एज ऑफ नाउ ICAP के टेस्टिंग लेवल से मैच नहीं करते। मैं इसलिए ख़ुद आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ख़ुद कौन सी किताब पढ़ें, ICAP का स्टडी टेक्स्ट। इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपसे मैं सॉफ्ट में शेयर कर दिया करूँगा, जहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम वगैरह इन्वॉल्व होगी, ताकि आपको पता हो किस सवाल में कितने मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोगों की हर अटैम्प्ट में एग्जामिनर कमेंट्स भी आते हैं, मार्किंग स्कीम भी आती है। कभी देखी है? कभी किसी ने देखी हो? कभी किसी पेपर के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हों? कभी किसी पेपर की मार्किंग स्कीम पढ़ी हो? क्या होता है? बताता नहीं कि इस पेपर में ये रीज़न्स थी फेल होने की, या इस सवाल में इतने मार्क्स जो हैं आपने इस तरह कैप्चर करने थे, इस वर्किंग के इतने नंबर थे, इस स्टेप के इतने मार्क्स। कभी पढ़े हैं, कभी रीड किए? अभी इस अटैम्प्ट के आए नहीं आते तो मैं आपको दिखाता कि कितने जो हैं आपके मार्क्स वगैरह बीच में लूज़ हो रहे होते हैं। हम बात करते हैं R1 के सिलेबस की। यहाँ से हमारी ना बेसिक प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है पेपर को लेके, कि हम सिलेबस को कभी भी सिलेबस के वे में प्लान करते नहीं हैं। आप सबको पता होगा, जिन्होंने पेपर फेल किया है, जिनको नहीं पता, कि हमारा R1 का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, ग्रेड A, B और C। जो ग्रेड A है इसकी वेटेज जो है वो 35 से 45 नंबर की है। ग्रेड B इसकी वेटेज जो है 20 से 30 नंबर की है। ग्रेड C इसकी वेटेज जो है वो 30 से 40 नंबर की है। यहाँ से ही मसला शुरू होता है पेपर का फेल होने का। 99% बच्चा जिस ग्रेड की प्रैक्टिस करता है ना, वो सिर्फ कौन सा होता है? ग्रेड C होता है। IAS 16 आता है आप लोगों को? कितना पढ़ा होता है दबा के? कोई 150 सवाल करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कितने करते हैं बताएं? चलिए, ऑन एवरेज जिन बच्चों ने भी पेपर फेल किया उनको पता होगा, आप IAS 16 बेसिक से लेके एंड तक, रीवैल्यूएशन तक कितना टाइम लगाते होंगे? अंदाज़न बताएं। IAS 16 कितने लेक्चर्स लगते होंगे? मैं आपको वेरियस इदारों के पोर्टल ओपन कर दूंगा ना, आपका मैं साबित कर सकता हूँ कि ये तकरीबन 25+ लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर होते हैं। मैं आपको हर इदारे का साबित कर सकता हूँ कि 25+ लेक्चर आप सिर्फ किस पे देते हैं? IAS 16 पे। और 25+ लेक्चर के बाद भी आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए होते, जो बाद में आपने करने होते हैं दूसरे स्टैंडर्ड के साथ कंबाइन करके। ऐसे ही है। इसके बाद फिर आप अमूमन शुरू करते हैं IAS 36, फिर आपके पास आता है IAS 40, फिर आता है IAS 20, फिर आता है IAS 23। ये आपके पास बनते हैं 5 चैप्टर। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइएगा, ये 5 चैप्टर आप कितने लेक्चर्स में करते हैं? 60? कितने लेक्चर्स होते हैं? 50-60? कितने लेक्चर्स होते हैं बताएं? 60-65। हाँ भाई, कितने होते हैं? ये 5 टॉपिक कितने होते हैं लेक्चर्स में? 47-48। कहाँ से? इस अटैम्प्ट में 27 है सिर्फ इसके। कैसे कह सकते हो सारे मिला के 47 होंगे? बताओ ये कितने? चलें हम एवरेज लगाते हैं 55 लेक्चर्स आप इसमें लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं। पता है इसकी वेटेज कितनी है? इस पूरे ग्रेड की वेटेज जो है वो 30 से 40 नंबर की है, और इस 30-40 का मतलब ऑन एवरेज इसमें से 35 नंबर ही आते हैं। जैसे इस अटैम्प्ट में जो आपको मैंने पेपर दी है, इसमें एक सवाल है नोट वाला 20 नंबर का, एक सवाल है जिसमें उसने गवर्नमेंट ग्रांट की एडजस्टमेंट ली है, 30 नंबर से भी कम पूछे हैं उसने इस एरिया में से। ऐसे ही चलें आप 35-30 इतने नंबर आए हैं।
आप 30 या 35 नंबर के एरिया के लिए ऑन एवरेज 50-55 लेक्चर लगा रहे हैं 2 महीने, ठीक है। ऐसा ही है, आपका सेशन ऑलमोस्ट 4 महीने का भी नहीं होता, छुट्टियां ये और वो, बीच में खुद भी तो बंक करने होते हैं। जब आप ये करके चले जाते हैं, अब आपके पास ये ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक अभी भी 60 मार्क्स का पेपर पड़ा हुआ है, और इन 60 मार्क्स पे आपके कितने लेक्चर लगते हैं खुद सोचें। खुद सोचें, यहाँ पे असल प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमने कभी भी आई कैप के मुताबिक टाइम एलोकेटेड तैयारी की ही नहीं होती। बोरिंग कॉस्ट के हम वो सवाल कर रहे होते हैं जो हमारे प्रैक्टिस से मैच ही नहीं करते। स्पिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसे सवाल 20-20 नंबर के हैं ही नहीं, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। वेटेज, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप कभी भी कोई भी पेपर करने बैठें, एक दफ़ा उसका ऑफिशियल ग्रिड देख लें कि इसका सिलेबस है क्या, कितने मार्क्स का है, क्या कुछ इसमें इन्वॉल्व है, कितने नंबर का सवाल आएगा, वो हमने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल जो है इम्पेयरमेंट का, आप उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, 20 नंबर का सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 का सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब उसने खुद कह दिया कि मैंने इम्पेयरमेंट टेस्ट ही 8 नंबर ही करनी है, तो 15 नंबर का सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, 20 का सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अनवांटेड डिफ़िकल्टी पे जा रहे हैं जो टेस्ट ही नहीं होनी, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो पहली बात है कि हमारी तैयारी जो है कभी भी टाइम एलोकेटेड होती ही नहीं है सिलेबस की डिफ़िकल्टी के हिसाब से। सिलेबस हमारा 3 ग्रेड्स में डिवाइड है। अब यहाँ पे देखते हैं असल रीजंस ऑफ फेलियर है क्या। जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है आपने इसको अवॉइड करना है, जिनकी अटैम्प्ट लग गई है आप अभी जब एंड करूँगा बात देखिएगा कि आपकी वाकई रीज़न थी या नहीं थी। पहली तो ये है ग्रिड का आपका इम्बैलेंस होता है, आप कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत टाइम लगा देते हैं और कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल कम टाइम पे करके बैठते हैं। हालांकि जो टॉपिक आपने बिल्कुल कम टाइम पे किए होते हैं उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं, पहले बात करते हैं ग्रिड ए की, जिसमें से 35 से 45 नंबर कन्फर्म आते हैं। 110% कन्फर्म उसने इसमें से 35 से 45 नंबर पूछने ही पूछने होते हैं। और ये वो ग्रिड है जिस पे बच्चा हमेशा कम टाइम लगाता है। वो तो ना बिल्कुल एक लेफ़्ट ओवर टाइम, जो रद्दी में बचता टाइम, बिल्कुल थोड़ा सा हाँ कर लेंगे, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता वो सिर्फ इस पूरे ग्रिड पे लगा रहा होता है, फिर कहता है मेरा पेपर फेल हो गया। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं? 6 टॉपिक्स हैं जो इसमें तकरीबन टेस्ट करें, चैप्टर्स 5 होते हैं। पहले है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इस अटेम्प्ट में आया। इसका प्रोफिशिएंसी लेवल होता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज कितनी चाहिए। लेवल 2 का मतलब है कि आपको एग्जाम अच्छा खासा नॉलेज इसकी चाहिए। और टेस्टिंग लेवल का मतलब होता है कि मैक्सिमम सवाल कितने मार्क्स का आएगा। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब है 8 नंबर, कभी भी उस टॉपिक में 8 नंबर से ऊपर सवाल नहीं आएगा। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब होता है 20 नंबर, इससे ऊपर कभी सवाल नहीं आएगा। एक टेस्टिंग लेवल 3 होता है, वो कैफ में नहीं, वो सीफैप में एप्लीकेबल है, उसमें 25 नंबर तक का सवाल आता है। पहला आपका टॉपिक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके ऊपर ऑन एवरेज 3 या 4 लेक्चर ही लगते हैं आप लोगों के। आप निकाल के अगर आप फेल होके भी हैं, देख सकते हैं ऑन एवरेज ये 3-4 लेक्चर में आप कर रहे होते हैं। फिर कैश फ्लोज कन्फर्म, इस दफ़ा तो आप कहेंगे बताएं जी कन्फर्म टॉपिक कौन सा आ रहा है लॉन्ग में? कैश फ्लो। 110% इस दफ़ा उसने कैश फ्लो पूछना है, कोई पता नहीं है एनपीओ का कैश फ्लो पूछ ले, सिलेबस का पार्ट है। एनपीओ का कैश फ्लो भी सिलेबस, लेकिन इस दफ़ा कैश फ्लो आएगा 20 नंबर तक का, ये है। उसके बाद एरर्स, उनके क्या कहते हैं अकाउंट IS 8, ये 8 नंबर का आता है। IS 8 का टेस्टिंग लेवल क्या है? 8 नंबर का है। इवन जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इसमें जो रीस्टेटमेंट आई है उस रीस्टेटमेंट की सिर्फ 1 वर्किंग है और वो सिर्फ 5 नंबर तक की है। 8 नंबर से ऊपर वो IS 8 को नहीं पूछता, मैक्सिमम इतना है। और जब आपको पता है कि उसने इसमें से 8 नंबर तक का ही पूछना है तो उतना तो करके जाना चाहिए हमें, हम ये भी नहीं करते। फिर उसके अलावा आखिर हमारे पास आता है एनपीओ। एनपीओ में से कितना आता है? 20 नंबर का। तो इस ग्रिड में 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बन रहे होते हैं, एक इक्विटी, कैश फ्लो और तीसरा है एनपीओ। इसमें से उसने 2 क्वेश्चन तो हैं वो लाजमी पूछने ही पूछने हैं, लाजमी। चॉइस वो किसके ऊपर रख रहा है आजकल? एनपीओ के ऊपर और कैश फ्लो पे रखता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो तकरीबन पूछ रहे हैं, तो शॉर्ट में पूछ लेगा
या लॉन्ग में पूछ लेगा, वो कंटिन्यूसली पूछ रहा है। बट ये वो 2 टॉपिक हैं जो अल्टरनेटिवली लेके चल रहा होता है। और IAS 8 भी है, अभी तक जितने भी पेपर आए हैं स्प्रिंग 2022 के बाद, IAS 8 की उसने एप्लीकेशन हर जगह रखी है, तो ये पूछ रहा है। अब ये वो आपका ग्रेड है जो 35 से 45 नंबर का आता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट बताएं, ये ग्रेड कितना स्ट्रॉन्ग था आप लोगों का अभी जब फेल हो गए? ये स्ट्रॉन्ग था ग्रेड? सबसे वीक ये था। वॉल्यूम 2 ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बता रहा हूँ ना आपको। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट बताएं ना मुझे। हाँ भाई बताएं, सबसे वीक एरिया यही था आप लोग का? 40% तैयार था, मतलब उसमें से पूरा 50 नंबर नहीं आपके आ सकते थे। तो ये वो सबसे बड़ा ग्रेड है जिसके ऊपर हम सबसे कम टाइम लगाते हैं, जिसको हमने सबसे मुश्किल समझाया होता है। पहली रीज़न तो ये है FAR 1 का इतना बुरा रिज़ल्ट आने में 27% कि हमें पता ही नहीं है कि किस एरिया में से कितने मार्क्स आते हैं। अगर 50 लेक्चर IAS 16 वाले एरिया पर लग रहे हैं ना, तो ये भी उतने लेक्चर्स ही डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज वेटेज में वो 40 का ये 45 तक का आता है पेपर। उसके बाद सेकंड ग्रेड है ना, ये बड़ा आसान है, सबका फेवरेट है, लेकिन इसके साथ भी ज़्यादती होती है। इसमें 2 टॉपिक्स जो हैं, बेसिकली हम 3 टॉपिक्स इसमें लेके चल रहे होते हैं। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो 90% तमाम छोड़ देती है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ती नहीं है, हालांकि उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और आसान है। उसके बाद रेशो है, रेशो में से टॉपिक 20 नंबर तक का आता है, और हमारे पास EPS आता है जिसमें से टॉपिक 20 नंबर तक का टेस्ट होता है। दोनों का टेस्टिंग लेवल 20 है, 2 है, इसमें से 20 नंबर तक का टेस्ट होता ही है। और आप देखें वो तकरीबन दोनों टॉपिक ही पूछ रहे हैं। अभी इसी टाइम में रेशो भी आई है, EPS भी आया है। वो रेशो छोड़ रहा है बट वो EPS लास्ट में पूछ रहे हैं, EPS नहीं छोड़ रहा। और हर अटैम्प्ट में EPS वो 10 नंबर से ऊपर की पूछ रहे हैं। और लाइक इस अटैम्प्ट में तो बड़ी आसान EPS आई है, इससे लास्ट टाइम में थोड़ी EPS मुश्किल थी जिसमें डाइल्यूटेड EPS था और लॉस की वर्किंग निकलवाई हुई थी उसने। तो ये वो टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली पूछ रहा होता है, जिसमें से मेरे ख्याल से बच्चों का ये तो ठीक ही होता है। इस टॉपिक के ऊपर आपको 2-3 हफ्ते ही लगाने चाहिए और अमूमन उतने ही लग रहे होते हैं। और आखिरी आपका ग्रेड कौन सा आता है? ग्रेड नंबर C, जिसके ऊपर हम तकरीबन 2-2.5 माह लगाते हैं और इसके मैक्सिमम नंबर 40 हैं, आते 35 ही हैं। इसमें IAS 16 है, टेस्टिंग लेवल क्या है इसका? 2 है, मतलब 20 नंबर तक का सवाल आएगा। इस दफ़ा नहीं आया, इस दफ़ा आएगा। इस दफ़ा उसने IAS 40 का नोट पूछा है। इस दफ़ा रिटर्न में आपको आज के दिन लिख के दे तो 2 सवाल तो पक्के हैं आपको, एक कैश फ्लो, एक IAS 16 का प्रॉपर PPE का, या तो डिस्क्लोजर नोट पूछेगा या वो आपसे जनरल एंट्रीज पूछेगा। ये 2 सवाल आपको आज ही कंफर्म कर देता हूँ पक्के आने। अब इसमें से टेस्टिंग लेवल इसका 2 है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आता है, अब गवर्नमेंट ग्रांट की प्रैक्टिस इतनी करते हैं, बड़े बड़े सवाल कर रहे होते हैं। टेस्टिंग लेवल क्या है इसका? 1 है, मतलब मैक्सिमम 8 नंबर तक की। मतलब इस पेपर में जो SOCA वाला सवाल है उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स है, अभी क्योंकि एग्जामिनर स्कीम नहीं आई, मार्किंग स्कीम अगर आएगी तो ये 4 या 5 नंबर की है, 4 या 5 नंबर की ही उसने एडजस्टमेंट पूछनी होती है। फिर बोरिंग कॉस्ट 8 नंबर की है। अभी देखिए सवाल कितने का है बोरिंग कॉस्ट का इस पेपर में, वो अपने ग्रेड से ऊपर नहीं जाता, इजी सवाल पूछता है। लेकिन हम प्रैक्टिस किताबों में वो कर रहे होते हैं जो 20-20 नंबर के सवाल हैं, टाइम वेस्ट होते हैं। इम्पेयरमेंट 8 नंबर तक की आती है, और एंड पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो 20 नंबर की, जो इसने इस दफ़ा पूछ भी ली है। तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर्स जो हैं हमारे पास 20 नंबर के हैं, बाकी हमारे पास 3 चैप्टर जो हैं वो 8 नंबर तक के ही टेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये हमारी टोटल ग्रिड है जिसमें सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रिड C अगर इम्पॉर्टेंट है तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ग्रिड है वो हमारे पास A है। ग्रिड C में से 1 लॉन्ग आना है, ग्रिड A में से उसने 2 लॉन्ग उठाने होते हैं। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा, अभी आप रिसेंटली फेल होकर अगर आए हैं, आपके सामने तीनों ग्रेड्स हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी पड़ा हुआ है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा आपका एरिया इतना वीक था जो आपको इस पेपर में सफ़र करवा के बैठा है और करवा रहा है। आप उससे ओवरकम करें, आपका पेपर पास हो जाएगा। गेम 50 नंबर की है, बट 50 नंबर इसमें से नहीं आ सकते। हमारा R1 ना बड़ा अच्छा तैयार होता है, बट वो R1 तैयार नहीं होता, वो सिर्फ ये ग्रेड अच्छा तैयार होता है। आप किसी से पूछना तैयारी बड़ी अच्छी की है R1 की, ये भी की है वो भी की है, क्या बता रहा होगा मैंने PP कितने सवाल किए हैं, मैंने इम्पेयरमेंट कितने सवाल किए हैं, मैंने बोरिंग कॉस्ट कितने सवाल किए हैं। वो सारी तैयारी अपनी सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव में बता रहा होता है। आप किसी से भी पूछ लें,
उससे पूछो ना NPO आता है, नहीं वो तो नहीं आता, एरर्स आते हैं, नहीं वो भी नहीं आता, इक्विटी आता है, यार वो तो पता नहीं क्या होता है। तो मतलब बाकी 60 नंबर नहीं स्कोर किए हुए, उसका ये बड़ा अच्छा तैयार होता है, जिसकी बेस पे वो क्या कह रहा था, मेरा R1 बड़ा अच्छा तैयार है। आपके सामने है, आप अभी पेपर दे के आए हैं, आप खुद बताएं, अभी रिसेंटली पेपर दे के जो भी मार्क्स आए हैं, आपका R1 तैयार था, जस्टिफाइड। एक होता है ना जो रीजंस ऑफ फेलियर पता नहीं लग रही, क्यों फेल हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 3 ग्रेड्स हैं, सारे टॉपिक्स बताए हैं, क्या आपका R1 तैयार था? बताएं। अगर आपको पता है, अगर आपका R1 तैयार था फिर फेल हो, समझ भी आता है। आई कैप जाती नहीं करता, एग्जामिनर जस्टिफाइड होता है, आपके पेपर बड़े अच्छी तरह चेक होते हैं, स्क्रूटीज होते हैं, आपके हेड एग्जामिनर्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी बच्चे साथ जाती नहीं की जाती। उसको नहीं पता कि भाई आपका नाम क्या है, रंग क्या है, नस्ल क्या है, सूबा क्या है, ज़ात क्या है, मसलक क्या है, उसे किसी को कुछ नहीं पता। उसको पता है भाई ये सवाल है, किया सही है कि नहीं किया, डेट्स इट। सही किया पास हो, नहीं सही किया फेल हो, चाहे आप PM के बेटे क्यों ना होगा, वो फेल कर देगा आपको। तो सवाल यही है हमारा कि आपको ग्रेड का पता होना चाहिए, उसको आप लेके चलेंगे तो आपका पेपर जो है पास होगा। जैसे मैं आपसे भी दिखाता हूँ स्टैट इसके R1 के और टैक्स R1 की बताता हूँ। ऑटम 21 से पहले स्प्रिंग आपकी स्कीम जो है वो चेंज थी, स्प्रिंग 22 से आपकी स्कीम चेंज होगी। माजी में आपका कैप 5 होता था FAR1, तो एक मेच्योर पेपर था, बच्चा ITA पढ़ के आता था और उसके बाद 4 पेपर मज़ीद पढ़ता था, फिर R1 में आता था, तो ये मिड में फॉल करता था। तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट था। अगर आप देखें माजी में 40%, 31%, 51%, पागल एग्जामिनर हो गया था। 39, 29, 57 देख रहे हैं। इसने आपके इंटर में नंबर नहीं होती जितनी यहाँ पे आ गए R1 में। फिर स्कीम चेंज हो गई। अब स्कीम चेंज हुई है तो ये आपका आ गया पहला पेपर कैफ में। अब पहला पेपर कैफ में जब का आया ना, अब रिज़ल्ट दिखाते हैं। स्प्रिंग 22, 23, 25, 22, 27, क्योंकि अभी 27.5 ने आया है, राउंड ऑफ का कितना बनता है, 28 बनता है। तो अभी तक का FAR1 का सबसे अच्छा रिज़ल्ट कब आया है, स्प्रिंग 2024 में। और जो एवरेज रिज़ल्ट बनता है वो आपका 24% रिज़ल्ट बन रहा है, जबकि स्कीम चेंज हुई है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 अटैम्प्टों का एवरेज रिज़ल्ट कितना है, 24% है। इसकी रीज़न्स क्या हैं, ज़रा वो देखते हैं कि व्हाट आर द मेन रीज़न्स ऑफ दैट फेलियर। और वो रीज़न्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो रेलेवेंट पर्सन है ना, वो कौन है, एग्ज़ामिनर। आपको देखना पड़ेगा कि एग्ज़ामिनर क्या कहता है। आप जब तक उसकी कही बात फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी भी इस पेपर को पास नहीं कर सकते। अपनी रूटीन बना लें, जब आप आखिरी महीने में जाएं ना, जब आप आखिरी महीने में पढ़ने बैठें, तो आपने एग्ज़ामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ने हैं। एग्ज़ामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ें। आपके पास अभी अगले मंथ तक इस अटैम्प्ट के भी एग्ज़ामिनर कमेंट्स आ जाएंगे। स्प्रिंग 22 से लेके ऑटम 23 तक के आपके पास एग्ज़ामिनर कमेंट्स होने चाहिए। कोई सवाल कर रहे हैं, पता हो यार इसमें मिस्टेक्स क्या थे। जैसे अभी बात करते हैं ऑटम 23 में। ऑटम 23 का रिज़ल्ट था FAR1 का 27%, तो गालिबन 9 के करीब सवाल आए हैं। अब उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताया हुआ है, रीज़न्स क्या थी, और उसने फिर इंडिपेंडेंट एक जनरल कमेंट भी दिया हुआ है क्या रीज़न्स थी। जैसे अगर आप ऑटम 23 का पेपर पकड़ेंगे, पहला सवाल EPS का था, वो था डाइल्यूटेड EPS, और वो स्टार्ट था लॉस से। 15% बच्चे थे जो इसमें से कितने ले पाए हैं पासिंग मार्क्स। सवाल आपका 10 नंबर का था या 8 नंबर का था मेरे ख्याल से, 10 नंबर का। मतलब 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं। 85% बच्चे ऐसे जिसके 5 नंबर भी नहीं आए थे। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि हमारा ग्रेड B फेल करवाता है, ऐसा नहीं है। हमेशा जब आपको फेल करवा रहा है ग्रेड A होता है। सेक्शन A जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वाला, आपको फेल करवाता ही वही है। अब देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन 15% पासिंग मार्क्स, दूसरे में 26, तीसरे में 24, चौथे में 55 और 5वें में 30। तो पहले 5 सवालों में सिर्फ एक सवाल थोड़ा बेहतर हुआ है, बाकी 4 सवालों में अवाम के बेड़े गर्क थे। फिर 6 आसान सवाल था, 7 25, 8वां 28 और 9वां जो आपका नोट आया था PPE का, उसमें 44%। और ओवरऑल रिजल्ट कितना था, 27%। ये उसने प्रॉपरली बताया है। आप कभी इसको पढ़ेंगे निकाल के, आपको चलेगा पता कि हर सवाल में गलती हमने की क्या थी। फिर उसने एक जनरल कमेंट भी दिया है, क्या कहता था, द रिज़ल्ट ऑफ दिस अटैम्प्ट इज़ 27%,
डेट इज़ क्लोजली अलाइन विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 22% और पिछले 5 सेशन का रिजल्ट जो है 26%। उसने कहा भाई कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, उतना ही चल रहा है। अब यहाँ पे रीज़न स्टार्ट होती है क्या, इस अटैम्प्ट में भी तकरीबन 10,000 बच्चा पेर हुआ था। ये तो कंटिन्यूसली चल रहा है कि रफली हाफ ऑफ द एग्जामिनीज टेकिंग दिस एग्जामिनेशन हैव बीन ग्रांटेड एग्जामिशंस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ड्यू टू द ट्रांजिशन स्कीम, कि जिन बच्चों की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम्ड थी ना, वो अब तक पेपर दे रहे हैं और इन बच्चों का पासिंग रेट क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो पीआरसी पढ़ के आए हैं। एक बच्चा पीआरसी पढ़ के आया, पीआरसी में वो अकाउंटिंग करके आया ना, उसको फिर भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता है, जिसने अकाउंटिंग ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, सीधा FR1 में आ गया, क्या होगा उसके साथ। और ये वो बदकिस्मत बच्चे हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्प्रिंग 2022 में फर्स्ट टाइम पेयर हुए थे, 22 स्प्रिंग, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23, फिर स्प्रिंग 24, 5 अटैम्प्टें हो गई हैं और ये बच्चे अभी तक R1 में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे। इन्हें कोई बताए कि यार अगर तुम्हें पता है तुम्हें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं आती थी, पेपर में एक अटैम्प्ट लग गई है, अगले 2-3 माह का के ITA सीख लेते, बेसिक कंसेप्ट सीख लेते। 5 अटैम्प्ट लगवा के बैठे हुए हैं और अभी तक एक ही पेपर में बैठे हुए हैं और बच्चे क्वालिफाई करके CFEP के अटैम्प्ट दे रहे हैं। मतलब जिस बच्चे का स्प्रिंग 22 में पेपर पास हुआ है ना, वो इस दफ़ा CFEP के अटैम्प्ट दे रहा है। और वो कुछ बच्चे ऐसे ज़्यादा हैं जो अभी तक इसी पेपर में लेके चल रहे हैं। फर्दर वो कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज displayed notable disparities among the answer script. A considerable number of examinees achieve exceptional score, attaining marks in 80s or even as high as 98. मतलब इस पेपर में जिसमें 27% बच्चे पासिंग मार्क्स लेके आए हैं, हाईएस्ट नंबर कितने आए हैं, 98. However, it is important to highlight that यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है और ये आप में भी आती है कि 19% of the examinees obtain 20 marks or less. इस अटैम्प्ट में 9500 बच्चे पेयर हुए थे तकरीबन, उसमें से 19% बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 या उससे कम नंबर आए हैं। मतलब 20 या उससे कम नंबर लेने वाले तकरीबन यू कैन से डैट 2000 बच्चे थे। रीज़न क्या है, उनको सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। ये शहजादे लोग होते हैं, खुला पैसा है, बिल गेट्स स्पॉन्सर करता है इन लोगों को, IQM में फीस पे करते हैं, वो गए हैं देखी रहेगी जो होगा। मतलब आधा पेपर करके क्या आते हैं। आपने 6 माह लगाए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया, फ़ी दी है, क्यों आप भेज दें ही ना, जब 5, 10, 15 नंबर लेके आने हैं। इवन वो कह रहा है सिलेक्टिव स्टडी, जो इसकी रीज़न है, सिलेक्टिव स्टडी वॉज एविडेंट एज कैंडिडेट सक्सेसफुली गार्नर्ड हायर मार्क्स इन 3 to 4 क्वेश्चन एंड येट फेस चैलेंजेस इन सिक्योरिंग सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स इन द रिमेनिंग क्वेश्चन। नज़र भी आ रहा है कि 1, 2, 3 क्वेश्चन में तो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके जा रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन में वो पासिंग मार्क्स तक नहीं ऑब्टेन कर पा रहे। आप अभी देख रहे हैं जब ये आप पेपर दे के आए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ऐसे से जो बड़े अच्छे हुए होंगे और कितने क्वेश्चन में तो आपने खुद लिखा है कि इसमें 4 नंबर भी आ जाए तो शुक्र अदा करेंगे। ऐसा है, अब ये एग्जामिनर बता रहा है और आप लोग करके आए हुए हैं। चलें ऑटम 23 में शायद जज्बाती हो गया हो, एग्जामिनर है, स्प्रिंग 23 में रिज़ल्ट था 22%। एक अटैम्प्ट में, चलो ये नॉर्मली हो सकती है, एग्जामिनर था जज्बात में आ गया हो, मुल्क चेंज हो रहा था, डिप्रेशन में आ सकता है। स्प्रिंग 23 में देखते हैं रिज़ल्ट कितना आया, 22%। 9 सवाल हैं, अब देखें कितने सवाल बुरे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन था, 30%। क्वेश्चन नंबर 8 कितने आए हैं, 11%। ये जिन्होंने पास किया वो जन्नती लोग होंगे। 7 अच्छा था, 54%। 6 17%। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये MCQs वाला होता है। आप देखें MCQs में 32% बच्चे ऐसे हैं जो पासिंग मार्क्स लेके बैठे हैं और पासिंग मार्क्स 5 होते हैं या 6 होते हैं, जो जितने भी MCQs आए हैं। MCQs में भी पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में 44% है, 3 में 42% है, 2 में 36% है और 1 में 30% है। अगर रीज़न देखें, अब बड़ा वो अच्छा ना, अब वो आपको देखें तो वो आपको कहता है टॉन्ट कर रहा है एग्जामिनर, द करंट रिजल्ट ऑफ 22% इज़ फेयरली कंसिस्टेंट। अच्छा खास जलील कर रहा है कि फ़ील करो भाईजान, आप लोगों का रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली आ रहा है, कितना, 22%, जो लास्ट एवरेज के मुताबिक है। अब फिर आगे कह रहा है कि अबाउट 2/3 ऑफ द एग्जामिनीज फॉर दिस पेपर गॉट द एग्जामिनेशन फ्रॉम ITA ड्यू टू ट्रांजिशन टू द न्यू स्कीम
एंड द पासिंग रेट फॉर दीज एग्जामिनीज इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर दैन दैट ऑफ अदर एग्जामिनीज। जिनका IIT एग्जाम था वो तो बच्चे पास कर ही नहीं पा रहे। सेकेंड अटैम्प्ट में इसने कहा। अब आते हैं असल में। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज वेरिड सिग्निफिकेंटली क्रॉस द आंसर स्क्रिप्ट विद सम स्कोरिंग एक्सेप्शनली वेल रिसीविंग हाइएस्ट मार्क्स इन द 80s एज हाई एज 93। हाइएस्ट कितने आए हैं? 93। However, it is worth noting that 18% of the examinees secured 20 or fewer marks. ये वो बच्चे हैं जिनके 20 से भी कम नंबर आए हैं। रीज़न लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट बेसिक्स एंड इनएडिक्वेट एग्जाम प्रिपरेशन। सब्जेक्ट तैयारी नहीं है, चले गए। फिर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली इशूज़ वर अ लैक ऑफ प्रैक्टिस, पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट फॉर मैनी एग्जामिनीज इट वॉज देयर फर्स्ट पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये इसने बड़ी अच्छी बात की थी और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आप PRC में जाते हैं, PRC में सिंपल आपने जो पेपर दिया होता है MCQs पेपर दिया होता है। एक सवाल करते हैं फाइनल काउंट का, वो भी छोड़ के आते हैं पेपर में, उसके अलावा ही पास हो जाते हैं तुक्के लगा लगू के। तो आपने कभी भी रिटर्न पेपर किया ही नहीं होता। आप ज़िंदगी में रिटर्न पेपर करके आते हैं FSC का, इंटरमीडिएट का। इंटर का पेपर करके आते हैं, कैसे किया आप लोगों को पता होता है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं, तो वो पेपर पढ़े बगैर पास कर देते हैं, ये तो सबको पता है। CA में आते हैं, एक डर होता है, खौफ होता है कि जी CA है, पता नहीं क्या होगा, पास नहीं करते, ये है वो है। मिलता आप लोगों को PRC है, उसमें तुक्के लगते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, इधर से पूछा वहाँ से पूछा, पेपर पास होता है, समझते हैं हमें सब कुछ आ गया। अब तो बस अभी ना एक बच्चे का PRC का पेपर पास हुआ तो उसने बाकायदा फेसबुक के ऊपर हर जगह पोस्ट की हुई है, क्वार्टर CA डन। अब उससे पूछे भाई तेरे लिए क्वार्टर CA डन, बस 3 रह गए हैं, यूँ आया मैं। अब उसमें हंसी में से क्या पता उसका होनी कितनी बुरी है बेचारे क्वार्टर के बाद। उसने फिर बाकायदा मैसेज किया, SBI का बचा था, सर 33.3% डन, 67% लेफ्ट, अब बताएं क्या करना है, 5 पेपर दे दूँ? मैं कहा नहीं 4 दे सकते। ठीक है 4 दूंगा। बड़ा मना किया, कहता 5 निकालने हैं, 4 अभी निकालूंगा, 4 फिर निकालूंगा, CA तो यूँ हो गया। और प्रॉपर CFAP तैयार है उसका कि 12 महीने बाद ये वाले 5 पेपर देने हैं। CFAP की अभी से तैयार है उसके कि उसने CFAP के 5 पेपर देने हैं। नया बच्चा ना अभी PRC करके आया होता है, इसकी लगना नहीं अटैम्प्ट एक दफ़ा, इसे खुद ही आएगा एक पेपर के ऊपर। तो PRC वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, PRC पास होता है तो हवाओं में होते हैं। 33% CA डन हो गया है। घर वालों में मैं कहता हूँ मौजें होती हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में कोई पढ़ा लिखा होता नहीं, वहाँ तो सही चौधरी बने होते हैं। ये क्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, जश्न हो रहे हैं, बच्चा CA हो गया, क्या हुआ है, PRC पास हुआ हो, फुल इंजॉयमेंट हो रही है। अब उन्हें क्या पता, असल कहानी शुरू यहाँ पे हुई है। इन्हें ये बच्चों को यहाँ तक नहीं पता कि PRC का मतलब आप CA में अब तक आए नहीं है। आप PRC क्वालिफाई करते हैं, आपको फिर इशू होता है आपका FTS, आपके पास आता है CRN नंबर। जब तक अगर PRC नहीं होता आपको CRN नंबर इशू नहीं होता। आपकी कहानी शुरू अब होती है, अब ये आपका फर्स्ट रिटर्न पेपर होता है। इस रिटर्न पेपर की प्रैक्टिस ना होना इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर। आप अभी 4 माह पढ़ लें, आप 6 माह पढ़ लें, आप 1 साल पढ़ लें, आप किसी और से पढ़ लें, जिससे मर्ज़ी पढ़ लें, एग्जामिनर ने जज नहीं करना आपको कि आप किससे पढ़ के आए हैं, किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, कितने माह पढ़ के आए हैं। उसे जज कैसे करना है आपको? 3 घंटे 15 मिनट से 3 घंटे 15 मिनट की हम तैयारी कितनी करते हैं? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो बच्चे फेल हुए हैं, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को या जो भी सब्जेक्ट फेल हुआ किसी का भी, आपने उस सब्जेक्ट को 3 माह 6 माह एक पूरी अटैम्प्ट पढ़ा है। अगर देखा जाए लास्ट सितंबर में शुरू किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तकरीबन 9 महीने आपके उस सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट हुए हैं, 6 माह इन्वेस्ट हुए हैं। उन 6 महीनों में या 9 महीनों में आपने कितनी दफ़ा 3 घंटे 15 मिनट के पर्सपेक्टिव से तैयारी की थी? जस्ट आंसर मी दैट थिंग। बताएं। एग्जामिनर जो है उसने आपको जज करना है आपके किससे? उस आंसर शीट से। वो आंसर शीट आपने कितनी दफ़ा लिखना सीखी थी? सिंपल द आंसर इज़ दैट। बताएं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ फेलियर। आप पेपर पास करना चाहते हैं, आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको आपके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। पहला तो होता है सीरियसनेस, कि सीरियसनेस तो है ही नहीं, जो होगा देखी जाएगी। जब वो होता है ना तो फिर देखी नहीं जाती। आज सुबह सुबह मैं क्लास में और बच्चा आ गया, मैं कहा जी रोना शुरू हो गया आंसुओं के साथ।
मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं कहा भाई रुक जा, मेरी क्लास लेट हो रही है। कहता नहीं मैं आज मर जाऊँगा, बैठ जाएँ। अब बैठा, पेपर फेल हो रहे हैं, उसकी कोई FAR 1 में चौथी अटैम्प्ट है, टेक्स्ट में भी कोई चौथी अटैम्प्ट है, BLO में भी चौथी अटैम्प्ट है। घर वालों ने कहा मैं तुम्हें घर से निकाल लूँगा, ये और वो बोलता गया, सुनता गया। मैं कहा यार एक बात बताओ, ये पेपर है, ये सवाल कैसे किया था? तो छोड़ दिया था। क्यों? पढ़ा नहीं हुआ था। R1 की उसकी 5वीं अटैम्प्ट है ये, और कहता है मैंने असर नो कभी भी NPO देखा नहीं कैसे होते। उसकी रीज़न क्या है? BLO का पेपर, कहता है अभी BLO मैंने एक दफ़ा पढ़ा, मेरे इस दफ़ा BLO में 12 नंबर आए हैं, उसके BLO में 12 नंबर थे, लास्ट अटैम्प्ट में 25 थे, उससे पहले 37 थे, उससे पहले 47 थे। लोग इम्प्रूव होते हैं, वो माशाल्लाह नीचे आ रहा है। रीज़न क्या है जी? वो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था तो मैंने लगा मैं खुद ही कर लूँगा, तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे से हो नहीं रहा। कहाँ होगा? उससे सिंपल पूछा कि ये BLO का पेपर है आपका, आप मुझे बताएं आपने कितनी दफ़ा लिखा है, ये सिनेरियो है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस पे रेलेवेंट लॉ कैसे अप्लाई करना है, एंड कैसे करना है, कहाँ पे आपने जाके दिखाया, किससे चेक करवाया है, आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी कभी नहीं। 2.5 सालों में टेस्ट कितने दिए हैं? कहता 1। कभी मॉक किया है? कहता नहीं। जो भी किया जाके ICAP में किया है। जब आप जो भी किया जाके ICAP में कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे करें, पेपर पास होगा? पेपर पास होगा? आपको सिंपल अभी भी आप 1 पेपर दे रहे हैं, आप 2 पेपर दे रहे हैं, 3 पेपर दे रहे हैं, आपको 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी करनी पड़ेगी। आप क्लासेस लेके दे रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी बेसिस पे दे रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट आपको आज से ही 3 घंटे 15 मिनट का टारगेट रखना पड़ेगा कि आपने जज करवाना है अपने आप को उस 3 घंटे 15 मिनट की एफर्ट से, वो तैयार करनी है। और वो कैसे है? जितना लिखेंगे। सवाल कैसे करना है, सवाल स्टार्ट कैसे करना है। मेजोरिटी बच्चे, एक बच्चा फेल हुआ, कहता है मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं है कि हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को भी इंडिपेंडेंट पे से शुरू करना है, ऊपर मेंशन करना है। इवन बताता है आपको एग्जामिनर, जो आपको होता है हॉल में इन्विजिलेटर, बताता है कि हर क्वेश्चन को सेपरेट पास से इंस्ट्रक्शन लिखी आती है, उसको पता नहीं था। कोई 46-47 नंबर आए हैं उस बेचारे के, पेपर पूरा करके आया। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट की प्रिपरेशन करनी है। आप लॉ कर रहे हैं, आप टैक्स कर रहे हैं, R1 कर रहे हैं, CM में कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, जो भी पेपर कर रहे हैं, आपको 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी करनी है, लिखना है। जितना लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और लिखना भी कैसे है? टाइम एलोकेटेड। आप टाइमर लगा के बैठे, एक सवाल 10 मिनट का है, 1 सेकंड, क्लास हो रही है, आप शोर कर रहे हो यार। वो बच्चों को जा रहा था फीमेल को, उसी आवाज़ आ रही है। आपका सवाल 10 मिनट नंबर का है, आपको पता है कि आपके पास 18 मिनट है, 18 मिनट करके दिखाएं। अक्सर आप लोग होते हैं, या आप लोगों ने कोई पेपर में दिया, अभी एक सवाल आता है, बड़ा अच्छा आता है, उसे पेपर में करने बैठते हैं, जब तक होता नहीं छोड़ते नहीं है। बेशक सवाल 10 नंबर का है, उस पर आप लगाते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं। ऐसा है कि नहीं? मज़ा बड़ा आ रहा होता है, टॉपिक बड़ा अच्छा तैयार होता है, दिल नहीं करता उसको छोड़ने को। वो दिल ना करना, ना छोड़ने को क्या करता है, आपके दूसरे क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर देता है, पेपर फेल हो जाता है। फिर आप लोगों को अभी तक एक चीज़ यहाँ तो बताई नहीं गई, या आपकी हैबिट नहीं है, आप डरते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, अकाउंटिंग का ख़ास तौर पर, अजम्पशन लो, कर जो अजम्पशन लेके करोगे ना, सवाल हो जाता है। ये किसी ने बताया होगा, ऐसे होता है। आप एक सवाल कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ग्रांट की एक वर्किंग आई है, समझ नहीं आ रही क्या है, कैसे है, किस तरह है, पूरा सवाल आता है आपको उसकी जो वैल्यू समझ आई है लिखें, आप सवाल पूरा कर दें। अभी चूँकि मार्किंग स्कीम नहीं आई, वरना दिखा देता, सिर्फ आपके उस गवर्नमेंट ग्रांट के नंबर कटेंगे, बाकी जो उससे पहले की है उसके ही मार्क्स मिलेंगे, जो उसके बाद किया है उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो अकाउंटिंग के पेपर में अजम्पशन लेके सॉल्व करें, आपका मार्क्स मिल जाते हैं। हर क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स निकालेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अकाउंटिंग के पेपर में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे ऑटम 22 में देखेंगे तो 25% है, ऑटम स्प्रिंग 22 में देखेंगे तो तकरीबन आपका रिजल्ट कितना है, 23% है। यहाँ भी उसने बड़ा अच्छा जलील किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, 3 और ये तो हो गए थे बच्चों के, बाकी बच्चे इसमें पेपर में सवाल ही सॉल्व नहीं कर पाए, लिख ही नहीं पाए। इसमें मेजोरिटी बच्चे ऐसे थे जो कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल भी लिख के नहीं आए, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, जिसमें NPO वगैरह सर फहरिस्त था। तो ये कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, अगर आप इनको देखें, आप इनको अडॉप्ट कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा। सो ये मुश्किल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग इंटरमीडिएट में ज़्यादा पढ़ते थे,
आप इंटर में कितना पढ़ती थी? एक नॉर्मल रूटीन, आप कॉलेज गए हैं, घर आते हैं, अकेडमीज़ गए हैं, आप फिर आखिरी 2 महीने में उनके टेस्ट सेशन ज्वाइन करते थे, रोज़ टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे हैं, सेंड ऑफ, कितना पढ़ते थे? ऑन एवरेज 6 घंटे, 4 घंटे, कितना पढ़ते थे? पूरी पूरी रात कितना पढ़ते थे? एक स्कूल, एक कॉलेज का टाइम 8 घंटे का, एकेडमी 5-6 घंटे की, टेस्ट की प्रिपरेशन 5-6 घंटे के डाल के आप तकरीबन 14 घंटे पढ़ते होंगे जो पढ़े हैं। बाकी तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, तुम लोग सारा मुझे पता कितना पढ़ के बैठे हो। कितना पढ़ते थे? इतना ही? हाँ भाई, कितने नंबर इंटर में चले? 1053। कितना पढ़ता था? ये तो टॉपर है हमारा। फिर ये इसको क्या तो पढ़े, इसको पढ़ाया गया मार मार के। कॉलेज ही करते थे, पढ़ते थे कि ऐसे नंबर आ गए हैं? पढ़ते थे। कितने घंटे? 10-12 घंटे, मतलब बंक शंक निकाल के भी कितने घंटे पढ़ते थे? 5 घंटे। कितने ही पढ़े इंटरमीडिएट में? 4-5 8 और जाने थे, मैं भी पढ़ के आया हूँ। 3 घंटे नहीं पढ़ते हम लोग। तू तो पढ़ता ही नहीं होगा। 2-3 ये फैक्ट है, असल फैक्ट यही है। 4 उसे खुद पता है 12 घंटे नहीं पढ़ता था। आप अपना ना कभी एनालिसिस कीजिएगा, आप इंटरमीडिएट में भी ना ऑन एवरेज 4-5 घंटे पढ़ते थे। सीए में इतना भी नहीं पढ़ते आप जितनी डिफ़िकल्ट क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं ना, आपका पढ़ने का लेवल उससे भी नीचे आ गया होगा। आप कह जी झूठ है, हम नहीं मानते, आप खुद ही एनालिसिस कर लें अपना। आप इंटरमीडिएट में बायो की बुक्स, मैं कहता हूँ कौन सा फाइलम था, कौन सा किंगडम था, हर चीज़ें याद होती थी। फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरम्स याद होते थे। केमिस्ट्री में पूरी इक्वेशंस याद थी आप लोगों को, कैसे मोल्स बनाने हैं, कैसे बैलेंस करें, रट्टे मारे होते थे। हाइब्रिडाइजेशन, उसके प्रिंसिपल्स, उसके डायग्राम्स, फिर ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायग्राम्स हैं, सारा कुछ याद था। कितना क्राइम किया है। अच्छा, वहाँ सब्जेक्ट भी 6-6 पढ़ने होते थे एक दिन में बैठ के। यहाँ 6 माह में 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आप लोगों ने, और आप लोगों का फैक्चुअली जो टाइम स्पैन है रीडिंग का पढ़ने का उससे भी कम है। आपको सिंपल कह रहा हूँ कि जितना आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे ना, उतना टाइम सिर्फ यहाँ पे लगा देना, आपका पेपर फेल हो जाए, फिर बताइएगा। अब बता दूँ आपको इंटरमीडिएट में और इसका फ़र्क। आप इंटरमीडिएट में भी लिख लिख के पढ़ते थे। उर्दू पढ़ रहे हैं, तशरीयाँ कर रहे हैं, पता है गिट्ठे नापनी होती हैं, पूरा लिख रहे हैं, कैसे एक्सटेंड कर देंगे, था क्या नहीं। केमिस्ट्री के जब इक्वेशंस याद कर रहे हैं, लिख लिख के याद करते थे। फिज़िक्स की डेरिवेशन हो गई, हेज़नबर्ग प्रिंसिपल वगैरह लिख लिख के याद किया हुआ आप लोगों ने। मैथ्स के सवाल कितने लिखते थे? ज़बानी तो कभी याद नहीं किया। आप वहाँ पे ज़्यादा लिख के याद करते, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखते। यहाँ पे फिर भी आप कब लिखते हैं? जाके आखिरी महीने में, वो भी एक सवाल लिख लिया, 3 आंखों से याद कर लिए, 2 पढ़ लिए, आई क्या पास करेगा? नहीं होता। आप सिंपल कभी भी अपना एनालिसिस करने बैठिएगा और आप बताइएगा कि जितना आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे ना, आप उतना सीए में पढ़ते हैं। अगर आप उतना सीए में पढ़ते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप के नंबर 1053 नंबर है। आप पूरे दिन कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ पूरे दिन आप बंक करके बैठे होते हो। फ़र्क है। आप रातों को जाके बायो याद कर रहे हैं, फिज़िक्स याद कर रहे हैं, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। आपको हमेशा चिप्स याद होगी थी। कैथरीन की डेट ऑफ डेथ सबको याद है, 1 अप्रैल, लेकिन यहाँ पे आपको याद नहीं कि आपने लास्ट सेशन में पढ़ा क्या होगा, बिकॉज़ वहाँ आप वाकई पढ़ते थे। एक खौफ था, क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ पढ़ता 2 चीज़ों से ही है, या खौफ से या शौक़ से। शौक़ हमें है नहीं, खौफ किसी के बाप का नहीं है। खौफ ये तो फैक्ट है ना, खौफ भी नहीं है, शौक़ भी नहीं है, तो दिस इज़ द फैक्ट। आप जितना इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे ना, उतना टाइम लगा लें, उतनी एफर्ट्स दे दें। आप लोग पेपर रुक गया, मुझे पकड़ लीजिएगा आके, आई एम जस्ट डैम श्योर, क्योंकि उतना मैं सीफे पे भी पढ़ूँ, मेरा पेपर पास हो जाता है। मेरी जून में क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, उतना भी नहीं पढ़ा, मुझे पता है मेरा पेपर है और मैं चिल बैठा हूँ, मैंने किताब नहीं खोली अभी तक, और फिर क्वालिफाई करूँगा जाकर दिसंबर में। खैर 6 माह आगे कुछ नहीं होता, बट जितना मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था ना, मैं उसका 10% भी नहीं पढ़ रहा आजकल सीफे में।
मुंह पे है कि भाई क्वालिफाई हो जाऊंगा, नाम क्या कि एसीए लग जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं है। वो वही आप लोगों में है। चलो मेरा तो मजबूरी है, मैं बड़े पंगों में हूँ, ये भी काम करूँ, वो भी आपके कर रहे हैं। टिकटॉक से निकलते हैं इंस्टा पे, वहाँ से निकलते हैं फेसबुक, वहाँ से निकलते हैं व्हाट्सएप, फिर कहते हैं ये दुनिया ख़त्म हो गई है, टाइम ज़ाया हो गया। भाई टाइम प्रोडक्टिविटी तो लेके आए, सिर्फ उतना पढ़ लें जितना आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ, उतना भी नहीं पढ़ना। एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को घड़ी के हिसाब से घर जाके 1 घंटा 30 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूँ। लॉ सब्जेक्ट हो गया 1 घंटा 60 मिनट, और जो मिक्स सब्जेक्ट जैसे MFA या टैक्स हो गया, इसको 1 घंटा 15 मिनट, ये मैक्सिमम है। इतना ही रोज़ पढ़ लो ना क्लासेस के बाद, बाकी आप पूरे दिन में जो मर्ज़ी करें, आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। 110% रिटर्न लिख के देने को तैयार हो। आप क्लासेस लें 4 साढ़े 4 घंटे की, इतना ही पढ़ें 8 घंटे के, आपके पास दिन में 16 घंटे 15 घंटे हैं। जो करना है करें, लाइफ इंजॉय करें, संडेज इंजॉय करें, जहाँ जाना है जाएँ, आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। बट डेली तो पढ़े, डेली क्या, वीकली क्या, मंथली क्या, पढ़ना ही जाके आपने 1 अगस्त को है, वो भी कैसे 1 अगस्त है, पढ़ने बैठेंगे यार 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है उसके बाद पढ़ेंगे, तो वो करते कराते फिर पेपर फेल होता है। तो आपको देखना पड़ेगा सीरियसनेस से, बिकॉज आगे आप लोगों की लाइफ बड़ी मुश्किल है। आगे फॉर्म का इंडक्शन क्राइटेरिया बहुत सख्त हो रहा है। FTS 39 है इस वक्त EY का, ऐसा ही है। वो तो आप लोगों की है, पीछे हमें पता क्या हुआ है। FTS 40 वालों को नहीं पकड़े, अभी 39 वालों को नहीं पकड़े, क्या हो गया? आप लोगों को शायद पता नहीं है, आप लोगों की रिप्लेसमेंट खड़ी हुई है मार्केट में। ये 1700 बच्चा जो आया है इस अटैम्प्ट का, क्या सारा हो जाएगा अकोमोडेट? लास्ट टाइम वाला अब तक अकोमोडेट नहीं हो पाया, उससे लास्ट वाला भी अकोमोडेट नहीं हो पाया अभी तक। परफॉर्मेंस वाले कहते हैं ठीक है बच्चा क्योंकि हो रहा है, अभी जिन बच्चों को 4 पेपर पास हुए हैं वो ऑन एवरेज ये 150 बच्चे में से 100 बच्चा इस अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। ये 100 बच्चा जो 1 साल में अपना कैफ कर रहा है, जब उसके CV पे लिखा है ना हमने वो इन ईयर कैफ क्वालिफाई किया है, बड़ी फर्म्स उनको आराम से पकड़ेंगी, उनको किसी रेफरेंस की नीड नहीं पड़ती। और ये फैक्ट है, किसी रेफरेंस की नीड उन्हें नहीं पड़ती। आपके पास एक रेस लगी हुई है, इस रेस में निकलना है। देखिए आप जब फर्म में चले गए ना, जब फर्म में रजिस्टर्ड हो गए फिर रेस बराबर है, फिर घोड़ा गधा बराबर कर देते हैं वो। बस ये है कि जी आप इस फर्म के हैं, इस फर्म के, डेट्स इट। लेकिन अभी फर्म में जाने की रेस लगी हुई है। आपको इस टाइम को जितना कम वेस्ट कर सकते हैं उतना कम वेस्ट करें, जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना यूटिलाइज़ करें, आपका पेपर पास होगा। और हो सकते हैं पढ़ते सही नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं, जितना इंटर में पढ़ते हैं उतना यहाँ नहीं पढ़ते। एग्जामिनर कमेंट्स हमने कभी नहीं देखे, रीजंस ऑफ फेलियर आइडेंटिफाई नहीं की। बस एक टॉपिक अच्छा लग रहा है उसके 100 सवाल कर देंगे, एक अच्छा नहीं लग रहा टॉपिक उसका 1 सवाल भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो CA में पेपर पास करना लिटरली मुश्किल नहीं है। तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं जो एग्जामिनर भाई साहब जो हैं बताते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें, ये सिर्फ आपने याद रखनी है। पहला, अभी रिसेंट अटैम्प्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप लोग पढ़े, आप लोगों को पास पेपर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। आप लोगों ने क्या लिखा होगा इसका आंसर? किसी को याद है? तो किया नहीं होगा। क्या लिखा आंसर लिख के आए होंगे, किसी को याद है? नहीं याद होगा। पहला मसला यही आता है रिपोर्टिंग के पेपर में, लॉ में या CA के पेपर्स में, कि आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, उसने पूछा क्या है हमें पता ही नहीं है। या तो हमें उस टॉपिक का नहीं पता, हमें उसकी एप्लीकेशन का नहीं पता, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं होती। ये पहली रीज़न है। और ये बता के थक गए भाई, जो मैं पूछता हूँ मुझे वो बताया करो, ना कि वो जो आप लोगों को आता है। हम लोग इसको फोकस नहीं करते। फिर सिलेक्टिव स्टडी, ये तो गुनाह कबीरा है, ये जुर्म भी नहीं है, गुनाह कबीरा है, इसकी माफ़ी भी नहीं है। आप लोग जंग में गए हैं, बंदूक ले गए हैं, गोलियां घर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? आपके हम जिंदा फतह करके वापस आ लेंगे, पॉसिबल है? आप लोग जब सिलेक्टिव स्टडी करते हैं आपका पासिंग मार्जिन नैरो हो जाता है। एक बच्चा जो है पेपर करता 100 नंबर का, पूरा तैयार किया है,
अब इनका पेपर पूरा तैयार है, ये एग्ज़ाम हॉल में गए हैं, इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चेंज है। इनके माइंड में कोई प्रेशर नहीं है कि यार ये सवाल ना आए या ये आ जाए। ये पूरा सवाल पेपर करके गए हुए। आपने पेपर में 2 सवाल छोड़े हुए हैं, आपने एनपीओ नहीं किया हुआ, आपने कैश फ्लो नहीं किया हुआ। आप जब घर से निकलेंगे ना एग्ज़ाम हॉल पहुंचने तक, आपके लिए दुआ क्या होनी है, या अल्लाह एनपीओ से ना आए, या अल्लाह कैश फ्लो ना आ जाए। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके गए होंगे, साफ़ और सीधी बात है। और पेपर में आप बैठे और खुदा ना खास्ता पहला सवाल ही एनपीओ से हुआ गया, अगली अटैम्प्ट वाजिब हो गई आपकी। बिकॉज़ आपने फिर ये नहीं देखा, ना आपका दिमाग इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करेगा वहाँ पे कि आपको वो 10 नंबर नहीं आते, आपको बाकी 90 आते होंगे, लेकिन वो 10 नंबर का प्रेशर इतना होगा कि आपसे आपके 90 नंबर मैनेज नहीं होंगे। जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस तैयार किया है उसने 100 में से 50 लेने हैं, आपने 90 में से क्या लेने होंगे, 50 लेने होंगे। आपका पासिंग मार्जिन 50% नहीं रह गया, वो कितना हो गया, 55 हो गया। जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, जब आपके सारे टॉपिक्स इतना तैयार नहीं होते, तो आपका एक तो पासिंग मार्जिन कम हो जाता है और आपका जो चांसेस ऑफ फेलियर हैं वो 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं। आपको बहुत ही रेयर बच्चा मिलेगा जिसने सिलेक्टिव स्टडी की हो और पास किया हो। पहली अटैम्प्ट में, दूसरी में हो जाता है, पहली में नहीं होता। फिर टाइम मैनेजमेंट, कितने बच्चे आप में से ऐसे जिनका पेपर पूरा हुआ नहीं था, पेपर पूरा नहीं हुआ था, सवाल पूरा नहीं होता, क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपको पता है हर एक नंबर को सिक्योर करने के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होते हैं। 10 नंबर का सवाल है, मैक्सिमम 18 में करने, 20 का सवाल है 36 में करना, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। ये हमसे नहीं हो पाता। इसके रीज़न क्या है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अभी आप लोगों को सवाल करवाने बैठूँ ना, आप बड़े मदद से कर रहे होंगे, हो रहे होंगे, बट ये नहीं पता कि हम टाइम एलोकेशन नहीं कर रहे। इतने टाइम में ही सवाल करने, या आप सवाल करने बैठते हैं तो आप सॉल्यूशंस देख देख के सवाल कर रहे होते हैं। ये वो रीज़न्स हैं जो आपकी प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करवा रही होती। फिर आखिरी पॉइंट है रिलाइंग ऑन पास्ट पेपर ओनली। ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग फेल होके आते हैं, पास्ट पेपर सारे किए थे, उस टॉपिक के 16 क्वेश्चन किए थे, उसके 18 किए पेपर, फिर भी फेल होकर रिजल्ट नहीं आ रही। आपके सामने पेपर पड़ा हुआ है, इस पेपर में से क्या पास्ट पेपर में से कोई सवाल आया? क्वेश्चन 4 जो है ये आज तक किसी पास्ट पेपर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी पास्ट पेपर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 किसी पास्ट पेपर में नहीं मिलेगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 है रेशो वाला, किसी पास्ट पेपर में नहीं मिलेगा। पास्ट पेपर में से कभी भी नहीं आता। आप 100 सवाल करके चले जाएं, आपको एग्जामिनर जो है वो 101वां पूछेगा। तो इसका मतलब आप पास्ट पेपर को अगर कर रहे हैं और आपके माइंड में आ रहा है कि यार मैंने पास्ट पेपर कर लिया है, मेरा पेपर पास होना चाहिए, ये नहीं है। पास्ट पेपर सिर्फ एविडेंस है कि आपको वो कंसेप्ट आते हैं। इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि पास्ट पेपर कर लिया तो पेपर पास हो जाएगा। आपको पेपर में सवाल हुआ ही नहीं है। इसलिए आपको पास्ट पेपर के अलावा भी कुछ एफ़र्ट्स जो हैं वो करनी पड़ेगी, कुछ फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो करने पड़ेंगे, फिर ही पास होगा। पास्ट पेपर सिर्फ एक चीज़ का एविडेंस है कि जो कंसेप्ट देखा है वो आपको आता है, दैट्स इट। अब पास्ट पेपर जब आप कर रहे होते हैं तो करते कैसे हैं? सवाल शुरू किया, एक फंसते हैं एडजस्टमेंट, रोकते हैं, सोल्यूशन देखा, अच्छा ऐसे ही है, फिर कंप्लीट कर लिया। इवन हम पास्ट पेपर भी सही तरह से तैयार नहीं कर रहे होते। मैं आपको बताता हूँ, जब तक पास्ट पेपर के सॉल्यूशन नहीं आते ना, आपको कोई टीचर सवाल भी नहीं करवाता। अब सॉल्यूशन आ गया ना, अब सारे करवाएंगे। जब सॉल्यूशन नहीं थे ना, कोई सवाल नहीं करवाता। इवन जिन्होंने MCQs के सॉल्यूशन दिए थे, ICAP का आने के बाद उन्होंने अपने सवाल के जवाब भी गायब कर दिए होंगे। उनके अपने सॉल्यूशंस जो उन्होंने एग्ज़ाम आने के फ़ौरन बाद दिए थे वो भी गलत हैं। इस दफ़ा 5 जवाब गलत नहीं कर रहे हैं। तो पास्ट पेपर्स के ऊपर अगर आप रिलायंस कर रहे हैं, उस बेसिस पे सवाल कर रहे होंगे, आपका पेपर पास नहीं होगा। आपको पास्ट पेपर पे थोड़ा सा ओवर एंड अबव भी जाना पड़ेगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको कुछ सवाल करवाऊँगा F7 ACCA के, पाउंड्स में होंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करने का टाइम मेरे पास नहीं है, बट आपको मैं करवाऊँगा। वो ओवर एंड अबव क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको थोड़े से ना मज़ीद अनसीन क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होंगी। उसके बाद आप देखें, आपका टॉपिक जो है वो याद नहीं रहता। अक्सर होता है कि जी टॉपिक तैयार किया था, भूल गए, पेपर में टॉपिक रिटेन नहीं रहा, याद नहीं रहा। ये रीज़न्स होती हैं। होता नहीं कि पूरा चैप्टर तैयार किया जाके एग्ज़ाम में भूल गया, ये भी रीज़न है।
इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि समरीज बनाएं अपनी। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट का पता क्या एडवांटेज है, हर चैप्टर के एंड के ऊपर उसने चैप्टर की समरीज दी हुई। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसने 1 पेज 2 पेज समरी दी हुई है। अगर आप वो समरी ही कर लेते हैं, आपका पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाता है। तो आपके पास हर टॉपिक की समरीज होनी चाहिए। देखें, टॉपिक पढ़ें डिटेल में, पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक को उतना डिटेल में रिवाइज़ कभी नहीं करना। रिविजन्स हमेशा कहाँ से होनी चाहिए, आपकी हमेशा समरीज़ में से होनी चाहिए। तो समरीज़ को यूटिलाइज़ करें, समरीज़ से पढ़ें, आपकी चीज़ें हो जाती हैं। फिर प्रिपरेशन सिलेबस के मुताबिक नहीं होती, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। IAS 16 वाला जो ग्रिड है, इस पर अमूमन 50-55 लेक्चर लगते हैं। जो ग्रिड A है वो 20-22 में करके बैठे होते हैं। सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो हमने सबसे कम किया होता है, और जो एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ गए होते हैं, कम टाइम लगाया होता है, ग्रिड के मुताबिक नहीं है। आई कैप का पेपर प्लान नहीं होता, ये तो मैं बता चुका हूँ कि 3 घंटे 15 मिनट की प्रिपरेशन आप लोगों ने कब की है ज़िंदगी, कभी की है? कभी मुझे किसी बच्चे ने मॉक नहीं करके दिया आज तक। आपके आई कैप के रिज़ल्ट से पहले एक मॉक होता है, पेपर से पहले कब अटैम्प्ट करते हैं, कितना अटैम्प्ट किए है, कितने मिड टर्म्स दिए होते हैं, नहीं देते। और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज़ की। इस चीज़ को ना हम एड्रेस करते हैं, ना बच्चों को पता है। अब प्रैक्टिस करने बैठे हैं, 16 की प्रैक्टिस बहुत करेंगे, IAS 16 के सारे सवाल कर जाएंगे, 20 के सारे सवाल कर जाएंगे। जब कैश फ्लो की बारी आएगी 5 सवाल करके बैठे होंगे, NPO की बारी आएगी 3 सवाल किए होंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किए हैं। आप खुद देख लें, अभी आपका पेपर फेल हुआ है, आप किन में फॉल कर रहे थे, और अगर आप पास करना चाहते हैं, इन रीज़न्स को आप ओवरकम कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा। सिंपल इज़ डैट केस। आपका सामने पेपर है, एग्जामिनर सोल्यूशन भी आ चुका हुआ है, आप सिर्फ इन रीज़न्स को ओवरकम कर लें, किसी भी पेपर में आपका पेपर जो है वो 110% पास हो जाएगा, 110%। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। हम कल स्टार्ट कर रहे हैं, और कल हम ग्रेड ए से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी उसमें से 20 नंबर का सवाल आया। हम कल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट करेंगे, और हमारा टारगेट होगा कि अगले वीकेंड तक हम EPS के साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ख़त्म करें। 2 चैप्टर, एक 20 नंबर का आया इस दफ़ा, एक गालिबन 17 मार्क्स का आया है। हमने ये 2 चैप्टर जो हैं अगले वीकेंड तक करने, कल हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो, आप ले आइएगा। प्रेफरेबल तो यही है, आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही लेके आइएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ से प्रैक्टिस करते हुए, एफर्ट्स करते हुए मज़ा भी आए, सिंक्रोनाइजेशन हो। अदरवाइज़ जो भी हो ले आइएगा। हम कल स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सामने पता कर ले, आई गेस 1600 का, 1700 का, 1800 का, मुझे याद नहीं। टेक्स्ट का पेपर कहाँ है?